10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आइए इसे समझते हैं। आज से कुछ दशक पहले जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू था। भारत की सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी और जम्मू एंड कश्मीर को लेकर कई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस भी थे। एक टाइम था जब जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिससे इस स्टेट को अपने लोकल लॉज और रेगुलेशंस के थ्रू अपने अफेयर मैनेज करने का अधिकार मिला था। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 का लाना एक जरूरी कदम था, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस को समझाते हुए उनके इंटीग्रेशन को और स्ट्रांग बनाता था। ये अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर को भारत के मेन फ्रेमवर्क में और मजबूती से स्टेब्लिश करने का एक स्टेप था। इसने जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरीज बनाने और स्पेशल लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज को रिजॉल्व करने में मदद की। आइए इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस था जो आर्टिकल 70 के तहत दिया गया था। इसका मतलब ये था कि जम्मू एंड कश्मीर अपने लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में काफी ऑटोनॉमी रखता था। ये स्टेटस 1947 में जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंडिया से जुड़े होने के बाद दिया गया था, जब जम्मू एंड कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ एसेसन किया था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस, स्पेशली उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, भारत के नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी के लिए कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते थे। ये स्टेट अपने लॉज और प्रोविजंस को अलग तरीके से ऑपरेट कर रहा था, जो कि बाकी देश से अलग था। अब बात करते हैं अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर कई बार डिस्कशन और डिबेट होती रही थी। ये अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर को अपने स्पेशल स्टेटस के साथ इंटीग्रेट करना और उसके लीगली फ्रेमवर्क में लाना था। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाए जाने का मकसद था कि जम्मू एंड कश्मीर को अपनी अलग पहचान के साथ एक नई और स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया जा सके। जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हुए यह अमेंडमेंट जरूरी था कि ताकि जम्मू एंड कश्मीर का भारत के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर इंटीग्रेशन स्मूथ हो सके। अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ 10th अमेंडमेंट। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस। ये अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरीज बनाता था, जिससे इसके स्पेशल स्टेटस को रिडिफाइन किया गया। इस अमेंडमेंट से ये क्लियर हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस और पावर भारत के यूनियन के अकॉर्डिंग हो, लेकिन उसके पास अपनी ऑटोनॉमी और गवर्नेंस पावर भी रहे। गवर्नर्स की नॉमिनेशंस। 10th अमेंडमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर की रोल को डिफाइन किया और स्टेट के इलेक्शन और गवर्नेंस को एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर के अपने लीगल फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशन को रीएलाइज करने के लिए लाया गया, जिससे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हार्मोनाइज किया जा सके। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज फॉर्मेशन। इस अमेंडमेंट के जरिए जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस दिया गया। इससे ये क्लियर हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और गवर्नेंस को सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन वहां की ऑटोनॉमी और गवर्नेंस पावर को भी विशेष ध्यान में रखा गया। गवर्नर्स रोल स्ट्रेंथेन। जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर का रोल पहले से इम्पोर्टेंट था, पर इस अमेंडमेंट ने गवर्नर की नॉमिनेशन और उनके पावर को लीगल फ्रेमवर्क में ज्यादा क्लेरिफाई किया। ये इंश्योर किया गया कि यूनियन टेरिटरीज का गवर्नेंस बेटर तरीके से हो और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस से इफिशिएंटली डील किया जा सके। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की। नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूती से। ये अमेंडमेंट भारत के नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस क्लियरली यूनियन टेरिटरीज के रूप में
रिडिफाइन हो गया था, जो कि भारत के ओवरऑल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के साथ एलाइन कर रहा था। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस देने से गवर्नेंस का स्ट्रक्चर और स्मूथ हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन भी पॉसिबल हुआ, जिससे डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज को एफिशिएंटली हैंडल किया जा सकता था। सिक्योरिटी और डेवलपमेंट का फोकस। जम्मू एंड कश्मीर को डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में रखकर सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। ये रीजन बॉर्डर सेंसिटिव था और ये अमेंडमेंट सिक्योरिटी मेजर्स को और इफेक्टिव बनाने में मददगार था। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर इस अमेंडमेंट के बाद कुछ पॉलिटिकल टेंशन और रेजिस्टेंस देखने को मिला। लोकली कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स को ये लगता था कि उनका ऑटोनॉमी और स्पेशल स्टेटस अंडरमाइन हो गया था। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए ये चेंज काफी सेंसिटिव था और उन्होंने अपने स्पेशल स्टेटस को मेंटेन करने की डिमांड की थी। इसलिए कुछ लोग इस अमेंडमेंट को अपनी आइडेंटिटी और सोवरेनिटी के लिए एक चैलेंज मानते थे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। नेशनल अमेंडमेंट एक्ट एक इम्पोर्टेंट स्टेप था जो जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल स्टेटस को समझाते हुए उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करना है। ये अमेंडमेंट भारत की नेशनल यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मजबूत बनाता है और जम्मू एंड कश्मीर के लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर को क्लियर और अकाउंटेबल बनाता है। ये अमेंडमेंट की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को भारत के मेन फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत थी, ताकि रीजनल इश्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को एफिशिएंटली हैंडल किया जा सके।